हेलो मक्खी एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से गुड मॉर्निंग सभी को और सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम कुछ बात करने वाले हैं जो संबंधित होगा क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होगा। ठीक, तो हम समझ लेते हैं जल्दी से कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि हम जो भी 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से पूछता है एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम किस बेसिस पे होता है, क्या उसका पैटर्न है, कुल मिला करके और डीपली बात करेंगे। उसके अलावा अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से, क्योंकि 12th में एक आर्ट्स होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, तो अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से अपना सिलेबस जान लेंगे और सिलेबस के हिसाब से ही पूरे एक साल में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एक साल में, ताकि हम एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर पाए। फिर उसके नीचे में बताया कि एग्ज़ाम का लेवल भी समझेंगे कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम या 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड है, कितना आसान बोर्ड है। सही बात कर रहे हैं कि अगर तुम पूरे स्टेट का मिला ले, इंडिया के सारा स्टेट, उसमें से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कितना आसान एग्ज़ाम है, कुछ बात करके हम समझेंगे कि सच में इतना आसान है और अभी से किस हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो खूब अच्छे से एकदम मतलब हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें तो आज हम इसमें साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, दोनों के लिए कॉमन बात करेंगे और विशेषकर मक्खियों के लिए, जो हम बोले भी थे, कल का एक वीडियो था जिसमें हम कुछ बेसिक बात किए थे और बताए थे लास्ट में कि अभी से 4-5 वीडियो आएगा जिसको आराम से बस देख लेना है। उसके बाद से एक साल खूब अच्छे से तैयारी करना है बिना लापरवाही के, खूब अच्छे से पढ़ना है, डेली कम से कम 4 घंटा 5 घंटा घरे। तो ये सारा बात किए थे, तो वहीं से याद दूसरा वीडियो है जिसके बाद भी 3-4 वीडियो और आएगा कि कैसे थोड़ा सा और कुछ भी जो भी बताएंगे समझ लेना कि क्या हम बता रहे हैं। बाकी 3-4 दिन बस खाली थोड़ा देख लो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात तो सबको जानता है, जब 12th में आ गए हो तो 12th में तो जान रहे हो कि 10th वाली बात, कि 10th में किस हिसाब से 300 नंबर पे फर्स्ट डिवीज़न, 225 पे सेकंड और 150 पे थर्ड डिवीज़न, ये सारा बेसिक बात है। ये आज भी हम जो बात करेंगे ये भी सब बेसिक है, बस खाली सुन लो कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक, तो ये सारा जानते ही तो हम नहीं बता रहे। एक बात समझो कि जो तुम जैसे अभी 2025 का जनवरी चल रहा है, ठीक अगले साल 2026 में जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो कुल मिलाकर के एक साल अच्छे से बचा है। अब किस हिसाब से इस एक साल को कैसे अच्छे से यूज करना है, किस प्रकार से बढ़िया से मतलब समय बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसकी कुछ बात कर लेंगे और अपना सिलेबस भी समझेंगे कि देखो तुम लोग का सिलेबस कितना आसान है। सिलेबस को कैसे समझेंगे तो एक अच्छा हम समझ रहे हैं कि 10th क्लास का उदाहरण ले लेते हैं कि देखो कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया में, हर एग्ज़ाम का एक ही तरीका होता है उसको सही से हैंडल करने का, कि उस एग्ज़ाम का तुम पहले सिलेबस देख लो, पैटर्न देख लो कि किस तरीके से पूछता है, क्या उसका पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सब्जेक्टिव पूछता है, किस हिसाब से पूछता है, वो पूरा पैटर्न जानेंगे। ठीक, और उसका जो भी अपना सिलेबस जानेंगे। जैसे हर एग्ज़ाम का सिलेबस होता है कि ये सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो जो साइंस लेके पढ़ रहा है, जो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, उसका भी अपना अपना सिलेबस। क्या कि जो विज्ञान में है, फिजिक्स केमिस्ट्री, विज्ञान भी 2 तरीके से, साइंस वाला भी 2 तरीके से, एक मैथ वाला और एक बायो वाला। मैथ वाला क्या क्या पढ़ता है, मैथ रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, हिंदी इंग्लिश कॉमन। फिर बायो वाला, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री आया, बस मैथ हट गया, और हिंदी इंग्लिश। इस सारा बेसिक है जो तुम लोग जानते हो, हमको अच्छे से पता है। ठीक, और इसी तरीके से आर्ट्स वाले की बात करें तो आर्ट्स यानी सामाजिक विज्ञान का जितना सब्जेक्ट होता है, जितना विषय होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इस सोशियोलॉजी, ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसको ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान का। इसी में से 2 चुनना पड़ता है, 2 कॉमन है, हिंदी इंग्लिश, और एक मिलता है। जैसे देखो इतिहास, ज्योग्राफी, अगर कोई ऐसा चुना है, जैसे गांव में अधिकतर यही करते हैं क्या कि इतिहास लेता है, होम साइंस लेता है, और एक हो गया हिंदी इंग्लिश, और एक हो गया ज्योग्राफी। उसी में से कोई पॉलिटिकल साइंस भी लेता है, उसी में से कोई सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का भी विषय एक होता है, साइकोलॉजी का भी विषय होता है। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में होता है। तो हम ये कॉम्बिनेशन लिखे हैं जिसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी इंग्लिश का है। ठीक, अधिकतर गांव में लड़के लोग या लड़का लोग भी यही करता है, इसलिए करता है कि इस 2 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी और होम साइंस में, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक,
चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये वाला बात तो हम नहीं बताएंगे, तो इसी में हम क्लास 10th का कुछ उदाहरण लेकर के, क्योंकि 12th में आगे हो तो 10th का अगर हम रेफरेंस लेते हैं, उसको अगर उदाहरण के रूप में लेते हैं तो खूब अच्छे से समझेंगे कि देखो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कितना आसान है। और तुम लोग एक साल तो पूरा, बहुत लोग हुआ क्या है जो 12th में आ गए वो एक साल पूरा ऐसा बर्बाद किए, सबको नहीं बोल रहे, कुछ को छोड़ करके बाकी सब यही करते हैं कि छोड़ना 11th वाला नहीं पूछता है 12th में तो काहे पढ़े। इस हिसाब से जो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस से भी लेके पढ़ा है उसका भी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, और जो आर्ट्स वाला को तो कहना ही नहीं। इन लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि पास हो जाएंगे, ऐसे भी तो आर्ट्स से है, तो आर्ट्स जैसा खूबसूरत सब्जेक्ट और हमको कुछ नहीं लगता है। सही बोल रहे, लग रहा हो कि कभी तो आप साइंस बोलते हैं कि विज्ञान कितना अच्छा है, तो हर सब्जेक्ट अपने आप में इतना मज़ेदार है कि अगर उसको अच्छे से समझ लिया जाए कि सच में मज़ेदार है, अच्छे से अगर समझ के पढ़ा जाए तो इतना मज़ा आएगा, इतना समझ में आएगा कि कितना मतलब मज़ेदार विषय है। तो सारा सब्जेक्ट अच्छा है, इसका अपना अलग खूबसूरती है, इसका अपना अंदाज़ है, अपना मज़ा है, और विज्ञान वाला अपना है। तो कुछ उदाहरण दे करके समझेंगे। ठीक, सबसे पहले तो समझ लो, जैसे कि अगर हम इसका आर्ट्स वाले की बात करें तो एक इतिहास पूरे कितने नंबर का, 100 नंबर का। ज्योग्राफी 100 नंबर का, 100 नंबर में से 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर का एग्ज़ाम। क्या बोले, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का एग्ज़ाम। इसी बात अगर हम देखें 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम में, तब 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था और 80 का पेपर होता था साइंस में और सोशल साइंस में। यहाँ पर 10 नंबर प्रैक्टिकल बढ़ता है, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पूछेगा। उसी प्रकार से होम साइंस में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का एग्ज़ाम। हिंदी इंग्लिश जो हो गया कॉमन है, जो सबके लिए 100 नंबर का। ठीक, ये वाला बात सबको जानते हो कि फर्स्ट 300 नंबर पे, 225 पे सेकेंड, और थर्ड 150 मार्क्स पे। इससे अगर थोड़ा भी कम आया तो फेल। और इसके अलावा भी जानते हो एक होता है पासिंग मार्क्स, कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 नंबर लाना जरूरी है। अगर उसमें से मान लो कि सब सब्जेक्ट में 90, 95, 98 बहुत कुछ आया, 400, 450 पार किया, लेकिन उसमें से एक में भी अगर कम आया, 1-2 नंबर भी 30 से, तो वो फेल माना जाता है। तो सोचो कि सब सब्जेक्ट, जितना भी सारा सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। 5-5 सब्जेक्ट एक साल में कवर करना है, सब में कुछ ना कुछ चैप्टर है, किस हिसाब से पढ़ना है, कैसा रणनीति बनाना है, कैसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि हम एग्ज़ाम को हैंडल कर ले, जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करें अच्छे से। समझ में आया? तो ये वाला बात तो हर कोई जानता है कि कैसा कैसा होता है, क्योंकि 10th पास करके, तो 10th वाली बात तो जानते हो कि हाँ भैया एक पासिंग मार्क, जिसको क्रॉस जो बोलते हैं कि क्रॉस लग गया या स्टार लगा के पास किया गया, यानी कुछ कमता है, तो ये वाला बात जानता है सब कोई। ठीक, फिजिक्स वाला में बात करें तो फिजिक्स भी 100 नंबर का, केमिस्ट्री 100, और बायोलॉजी भी 100, और हिंदी इंग्लिश ये सब कॉमन है। इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, तो बाकी 70 का एग्ज़ाम हुआ। अब समझो 70 नंबर का एग्ज़ाम कितना आसान है। देखो अभी हम जस्ट बात किए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ तरीका होता है उसको सही से हैंडल करने का। क्या कि उस एग्ज़ाम को पैटर्न जान लेते हैं कि उस एग्ज़ाम में क्या किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो और अपने सिलेबस जानेंगे, या उस एग्ज़ाम में अगर सिलेबस दिया है कि साइंस वालों के लिए सिलेबस, तो सिलेबस को हर एक चैप्टर को कैसे एक साल में पूरा करना है। अभी बात की कि एक तरीके से समझो कि तुम लोग के लिए एग्ज़ाम क्या है, युद्ध है। अब युद्ध में अगर सैनिक लड़ने जा रहा है, सेना लड़ने जा रहा है, तो उसके पास युद्ध लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, हथियार। अब अगर हथियार नहीं हुआ तो हार गया। तो इसी हिसाब से समझो कि तुम्हारे लिए 2026 में एक युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में लड़ने के लिए तुम्हारे पास भी कुछ हथियार है। क्या हथियार है? हथियार यही है कि तुम्हारे पास किताब है, कॉपी है, कलम है, ट्यूशन है। तुम उसको एक साल में चलाने के लिए सीखोगे कि कैसे हर किताब के हर एक चैप्टर को अच्छे से समझें, ताकि यहीं से कुछ ना कुछ पूछेगा। अगर खूब एक साल में खूब अच्छे से अगर सीख गए, खूब अच्छे से याद कर लिए, अच्छे से उसको उस पर कमांड कर लिए, तो अच्छे से एग्ज़ाम युद्ध में जीत जाओगे। तो ये समझ के चलो कि एक साल समय बचा है। टारगेट है 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम, 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए। अभी एक साल पूरा बचा है, तुम्हारे पास काफ़ी कुछ हथियार है, उसको अच्छे से मेहनत करना है सीखने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। ठीक, और अगर ये सारा कुछ हो गया अच्छा, अगर तुम एक साल में खूब अच्छे से सीखे हो, खूब प्रैक्टिस किए हो, तो अच्छे से युद्ध को जीत जाओगे। तो इस हिसाब से
अपना तैयारी करना है। ठीक, अब क्या बात कर लें, बात यही कर लें 10th का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। थोड़ा सा सोचना कि 10th का बोर्ड कितना आसान था, कितना आसान था। अब से अगर अभी हम कुछ बात बताएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि देखो कितना आसान। जैसे विज्ञान में ही बात करें, विज्ञान में हर कोई जानता है कि उसमें विज्ञान का एक पेपर 100 नंबर का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 80 नंबर का एग्जाम में, ठीक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के आता था। तुम हर एक चैप्टर को देखो, हर एग्जाम का एक ही तरीका होता है कि हम जो भी सिलेबस उसको तोड़ तोड़ करके जान लेंगे, उसको सही से पढ़ेंगे। जैसे विज्ञान में ही देखो तुम, फिजिक्स का 4-5 चैप्टर कितना आसान। फिजिक्स का अगर हम बात करें क्लास 10th में, तो एक हो गया प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें कुछ ही बात पढ़ना है, क्या कि प्रवर्तन का नियम कैसे, किस हिसाब से काम करता है। देखो प्रवर्तन इतना बड़ा, मतलब इतना मज़ेदार कि अभी हम तुम लोग को देख पा रहे हैं, जब भी कभी देखते हैं, चाहे जो भी हम इस रूम में देख पा रहे हैं या तुम लोग हमें देख पा रहे हो, हर चीज़ देखने का जब भी देखते हैं तो उसमें एक ही रोल निभाता है, एक ही चीज़ रोल निभाता है, वो है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी प्रकाश का प्रवर्तन अगर नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बहुत मतलब अपने आप में ये बहुत मज़ेदार चीज़ था। अगर सोच करके पढ़ते तो बहुत मज़ा आता है कि अरे कि मतलब कितना मज़ेदार घटना है कि बिना प्रकाश के प्रवर्तन के दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता है। अगर पढ़ाते तो हम और समझाते। तो वो हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। उसी में दर्पण के बारे में पढ़ना था, फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़े, उसी में फिर लेंस के बारे में पढ़े। तो ये सब जानने वाला विषय है, जान लिए। फिर उसका आगे पढ़े मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, आकाश का रंग नीला, उसमें अपना आँख के बारे में पढ़े। फिर आगे गए तो विद्युत धारा। उसके अलावा विद्युत धारा इतना मतलब मज़ेदार है कि किस तरीके से उसमें कैसे काम करता है, विद्युत धारा होता क्या है, उसमें अपने आप में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो तुम अच्छे से जान लोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटम्स के बारे में, कि किस हिसाब से कैसे कोई भी मतलब मैटर में काम करता है। ये तो बात हो गया कि अगर हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते। और अभी अगर तुम आइडिया लगाओ कि हाँ, एक तो 4-5 चैप्टर है, बस इस 5 चैप्टर को हर चैप्टर में खाली जानना है, कुछ ना कुछ तो बात लिखा हुआ है जो आसपास घटता है। इस तरीके से केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री तो लास्ट तक समझ में नहीं आता, तो इसमें भी समझना कि केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आता है। देखो केमिस्ट्री का क ख ग घ अगर माने तो जितना भी 118 तत्व है उसका नाम पूरे का तो नहीं, कम से कम 30-35 का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। उसका संकेत याद होना चाहिए, उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए, और कुछ फॉर्मूला है। जैसे अगर केमिस्ट्री के भाषा में बोले कि जल लिखो, तो कोई ज और ल लिखेगा, वो सीधे लिखेगा H2O, ये हो गया जल। इस हिसाब से कम 50-60 ऐसा पदार्थ का नाम है। ऐसा कह सकते हैं कि जो भी उसमें यूज होने वाला, जो भी क्या कह सकते हो कि जो भी उसमें उसका अपना भाषा है, कि हर पदार्थ का कुछ ना कुछ नाम है। ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखोगे। तो बेसिक हम क्या बात किए कि केमिस्ट्री अगर कमज़ोर होने का एक ही कारण है 10th में भी और अभी भी, कि तुमको जितना भी जिसको भी कमज़ोर है कि उसको हो सकता है कि एलिमेंट्स यानी तत्व के नाम याद ना हो, उसका परमाणु संख्या, उसका संकेत, परमाणु भार, उसका वैलेंसी जो होता है जिसको संयोजकता बोलते हैं, और कुछ बेसिक बात, कुछ रिएक्शन। ये सारा नहीं होने के कारण है कि हर चीज़ का बेसिक होता है। ये इसका रसायन विज्ञान का बेसिक है। अगर ये नहीं आता है तो तुम कैसे कुछ कर लोगे। ऐसे सोचो कि जिसको क ख ग घ नहीं आ रहा तो वो नाम लिखना और बड़ा बड़ा किताब पढ़ना, मतलब जो भी बड़ा बड़ा कुछ ऐसा सोच रहा है कि हम किताब पढ़ ले, एग्ज़ाम निकल, तो वो बहुत बेसिक है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो केमिस्ट्री कमज़ोर होने का ये एक कारण होता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि केमिस्ट्री ऐसी अपने आप आ जाए, तो थोड़ा सा समझो, उसका कारण जानो कि क्यों नहीं हमको समझ में आ रहा है, तो उसका एक कारण है। इस हिसाब से फिर बायो देखे तब बायो तो थोड़ा सा समझने वाला है, कैसे भी याद हो जाता है कहानी टाइप का। और हिंदी, इंग्लिश, ठीक। अब समझो कि 1 साल बचा है, किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक, स्ट्रेटेजी क्या बनाना है। तो सबसे पहला यही ज़रूरी है कि तुम अपना सिलेबस जानो। जैसे अभी हम 10th का उदाहरण लिए कि 10th में अगर तुम रहते, अब से अगर सोचो कि 10th का एग्ज़ाम देना है, तो एक ही तरीका है। जितना भी दुनिया में बड़े बड़े जो भी एग्ज़ाम निकाल लिए बहुत अच्छे लोग, हर कोई यही करता है, क्या कि एग्ज़ाम को जाने कि क्या पैटर्न है, फिर उसमें अपना सिलेबस देखे कि अच्छा ये सिलेबस है, क्योंकि एग्ज़ाम का रूल होता है कि जो सिलेबस है वहीं से पूछेगा। तो जो आर्ट्स वाला है, जैसे निशात हो गई, चाहे जो भी हो, अपना सिलेबस पहले जानो कि इतिहास में पढ़ना क्या है। अगर इतिहास की बात बोले तो इतिहास में तुम्हारा 12th का 3 किताब है। 3 किताब में एक है एंशिएंट वाला, जिसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, और एक है मेडाइवल, जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास,
और एक है मॉडर्न वाला। 3 किताब, तीनों में कुछ बात है। फिर उसके अलावा ज्योग्राफी का भी कुछ जानो कि ज्योग्राफी में भी 1-2 जो भी बुक है, कि एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक क्या बोलते हैं उसको, चलो दो बुक है ज्योग्राफी का। एक हो गया होम साइंस। तो अपना पहले बुक समझना है कि ये बुक है हमारा, ये इसमें इतना इतना चैप्टर है, इस चैप्टर को 1 साल में अच्छे से सारा चैप्टर को कुछ, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ जानना है अच्छे से। फिर हिंदी इंग्लिश हो गया, इसमें तो कहानी है। इंग्लिश सोचो, इंग्लिश का कितना बुरा हाल है। अभी जो हम बात किए कि हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स के लिए कम से कम 30 नंबर ज़रूरी है, तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी तो कैसे न कैसे पार लग जाएगा, इंग्लिश का क्या हाल होगा। सोचो कि मतलब तुक्का से कैसे लाया जा सकता है। इस बार तो ऐसा नहीं है कि 12th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, फेल हुए तो चलेगा। सोचो इंग्लिश में तुम कम से कम 30 नंबर या 33 नंबर लाना ही लाना है। कैसे आएगा? इंग्लिश अभी रीडिंग भी देने नहीं आता है, कुछ ग्रामर नहीं पता है। हिंदी तो किसी तरीके से कहानी वहानी पढ़ लेंगे, लेकिन सबका भी दिक्कत है। 5 साल में इतना पूरा कंप्लीट करना है। इतिहास अपने आप में पूरा बड़ा है। सोचो कि इतिहास, और एक 10th का उदाहरण लेते हैं। 10th में अगर इतिहास थोड़ा सा भी पढ़ते तो अब तक आइडिया होता है। देखो इतिहास कैसे बटा हुआ है। जैसे क्लास 6 का में एक एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास। फिर पढ़ना है क्लास 7 में मिडाइवल हिस्ट्री, और 8 में मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अभी लग रहा हो कि क्या होता है, तो यही तो समझना रहता है कि कम से कम 12th में आ गए, 12th का एग्ज़ाम अगले साल देना है, तो कुछ बात कम से कम इतना बेसिक तो जाने। ठीक, अगर हम खाली इतिहास की बात करें तो क्लास 10th के इतिहास में तीनों में से कोई इतिहास नहीं था। 6ठा 7वां 8वां तो समझ गए कि तीनों अलग अलग इतिहास है इंडिया का। 9वां 10वां है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास इतना मज़ेदार है कि तुम अगर चैप्टर डिवाइड करो तो देखो, कम से कम अगर कोई बच्चा 10th पास कर गया तो इतना तो आना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, क्यों हो गया था, फ्रांस की क्रांति इतना मतलब कह सकते हैं इतना पॉपुलर क्रांति कि पूरा दुनिया प्रभावित है उससे आज तक। फ्रांस की क्रांति जानते, उसमें हम कभी न कभी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते कि उस किस तरीके से उसमें फ्रांस की क्रांति में, जैसे लुई 16वां है बाकी सारा, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है, कैसा वाटरलू का युद्ध होता है। यानी कुल मिलाकर के 10th क्लास में एक चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें पढ़ना क्या है कि फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट आया, कुछ एक वाटरलू का युद्ध होता है, उसको फिर एक सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ पे फिर से बुर्बो वंश आता है, और फिर एक 1830 में क्रांति होता है, एक 1848 में क्रांति होता है, फिर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। अभी पूरे जो 4-5 हम पॉइंट बताए, बस ध्यान रखना कि ये चैप्टर को हम तोड़ करके समझ लिए कि हमको इसमें 4-5 चीज़ पढ़ना है। अब हर 4-5 चीज़ में कुछ ना कुछ हीरो है, कुछ ना कुछ उसमें नाम याद आएगा, कोई कारण होगा कुछ होने का, बस उसको जान लेंगे। इन इतिहास का एक चैप्टर ये हो गया। फिर इसी तरीके से एक चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कि भारत हम लोग किसी न किसी मतलब 100-200 साल तक गुलाम थे किसका, अंग्रेज़ों का। अब उस अंग्रेज़ों से 1-2 साल किस तरीके से लड़ाई किए और लास्ट में 1947 में आज़ाद हुए। इस बीच में कितना आंदोलन हुआ, क्या क्या हुआ, कोई भी बड़ा क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में जानना था। अगर इसके बारे में जान लेते तो एक अपना इंडिया के बारे में जान लेते कि इंडिया कैसे आज़ाद हुआ और किस हिसाब से गुलाम, किस प्रकार से गुलाम हुआ था और किस हिसाब से आज़ाद हुआ। ये पूरे बीच में कितना कितना कैसा कैसा घटना घटा, इसको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, वो भी पूरा आसान की वियतनाम, लाओस, कंबोडिया 3 देश का कहानी पढ़ना है। उसमें भी किस तरीके से अमेरिका और फ्रांस कब्जा किया था और ठीक भारत की तरह ही वहाँ से भी उन लोगों को खदेड़ के भगाया गया था। तो वहाँ भी एक क्रांति, वहाँ भी एक राष्ट्रवाद आया। तो देखो ये 3 चैप्टर कितना आसान था। और आगे जाओगे तो वैश्वीकरण एक पढ़ना है, 3-4 है। तो इस हिसाब से अगर तोड़ के अगर पढ़े और यहीं से वो पूछेगा तो इससे बाहर कहाँ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो 12th का है उसका अपना इतिहास किताब तुम देखना। अभी ये भी दिक्कत है कि 1 साल इतना रेस्ट किए, सोचो कि कितना बुरी बात है। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है तो वो अगर थोड़ा भी समय बर्बाद होता है तो उसके अंदर थोड़ा ये लगता है कि कितना समय बर्बाद हो रहा है, बेचैनी होता है। जैसे हम ही अगर 1 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ते तो बहुत बुरा लगता है, जिसको लग गया कि पढ़ाई क्या है। और अगर कोई 1 साल समय बर्बाद कर रहा है, कितना गलत बात है। और 1 साल में कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लो कि ये पढ़ाने वाला नहीं है कोई, तो कम से कम हिंदी, संस्कृत, हिंदी इंग्लिश का कुछ प्रयास करते।
अब दिक्कत है कि भैया पढ़े तो कहाँ से पढ़े, कोई टीचर भी नहीं है, ये नहीं, तो कुछ तो इतना साल में अगर सोचते रहते डेली डेली कुछ ना कुछ, कम से कम किताब खरीद के रीडिंग भी देते तो कुछ तो आ जाता है। यस, थोड़ा सा जानने का भी कोशिश करते, बस यही सोच करके छोड़ दिए कि 12th से पढ़ेंगे। एक बात ज़रूरी, मतलब ये बहुत, मतलब एक बहुत सच्चाई है कि तुम अगर क्लास गैप करोगे तो अगला चीज़ समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। समझ तो ले कि 11 छोड़ दिए तो ऐसा नहीं कि दोनों में लिंक नहीं है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते मन भी न लगे क्योंकि 11 छोड़ दियो। फिर भी कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसा बात कर लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि अगर ये चीज़ इतना कंप्लीट है थोड़ा मोड़ा भी, तो 12th को किस हिसाब से पढ़ना है। अभी हम बात किए कि तुम लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि 100 नंबर का जो भी पेपर है, हर पेपर में ऑब्जेक्टिव 100, सोचो कि कितना आसान है। थोड़ा सा हम एग्ज़ाम का लेवल समझते हैं फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक। यानी इस वीडियो में हम यही बात किए कि तुम्हारा एग्ज़ाम है 2026 में, जिसका भी हो, 10th का हो या 12th का हो, जिसका भी हो, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है उसके लिए अभी सोचना है। एक ही तरीका है कि जो भी अपना सिलेबस है, जो भी अपना किताब है, उसको एक बार पलट के देखना है कि इतिहास में 3 किताब पढ़ना है, इसका ये चैप्टर है, हर चैप्टर को 1 साल में अच्छे से कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी का जितना बुक है उसको भी देखना है कि ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा चैप्टर है, इसको भी हर एक चैप्टर को 1 साल में किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। हिंदी का किताब देखना है कि ये हमारा, यानी कुल मिला के जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी विषय है, उसका चैप्टर को देखना है। अगर इस बात को याद कर ले तो कि हाँ हमारा ये सिलेबस है और ऐसा, तो समझो कि 10 से 15-20% तैयारी हो गया। अगर किसी को सिलेबस याद हो जाता है तो पूरा एकदम हम सच्चाई बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हवाबाजी कर रहे हैं। अगर किसी को सिर्फ सिलेबस याद है तो वो समझो कि आधा, कम से कम 10-20% उसका तैयारी कंप्लीट हो गया, बचा 80%। जैसे देखो कितना बुरा हाल है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब 1 महीना 2 महीना बचा है, या लास्ट तक उसको मैथ का ही बात करें तो मैथ का चैप्टर याद नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो पहचान भी नहीं पा रहा है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है। सोचो ये कितना बुरा हाल है कि अगर तुमको ये भी पता नहीं चल रहा है तो सोचो किस लेवल का तैयारी की हो। तो कम से कम अगर 1 साल में ये भी जान करके रखते या रखता जो भी, तो बहुत कुछ राहत हो जाता है कि हाँ बस तैयार, पता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, बस 1 साल लग जाना है। तो पहला काम कि पहला अपना सिलेबस जाने, दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होता है कि उसमें जो भी 100 नंबर का पेपर है, 500 नंबर का टोटल पेपर है, पासिंग मार्क्स कुछ है जो हर कोई जानता है, ठीक। ये सारा बस जान लेना कि अच्छा ये है हमारा चैलेंजेस है, ये चुनौतियां हैं, उसको अच्छे से जान गए। अब इसी के हिसाब से अपना प्लान बना लेंगे, इसी के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बना लेंगे और जंग में कूद जाएंगे, जीतने का पूरा कोशिश। तो पहले सिलेबस जान के कि क्या क्या है सारा, कोई अगर इतना जान कर रहे हो तो बहुत से, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक। अब पैटर्न जानो कि बिहार बोर्ड में 100 नंबर का एग्ज़ाम, 100 नंबर में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। और सबसे मतलब सोचो कि कितना, थोड़ा सा कल्पना करना कि कितना आसान है कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 100 ऑब्जेक्टिव देता है। अरे मतलब जिसमें 80 का होता है उसमें जिसमें 80 नंबर का होता है, जैसे 30 का प्रैक्टिकल हो गया तो 70 नंबर का होगा, तो 35 नंबर बनाना होगा ऑब्जेक्टिव और 70 को दिया रहेगा, यानी 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव हल्का हल्का आसान देख करके OMR में रंग देना है। सोचो कि वो क्या इशारा कर रहा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्या कर रहा है। देखो ये सारा बदलाव कब आया था, कोरोना के टाइम पे, कि कोरोना के टाइम पे बहुत लोग नहीं पढ़ा था। इस कारण से सरकार का एक निर्णय आया था कि एक काम करते हैं कि हम इस मतलब जो भी नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम इतना आसान बनाते हैं कि कोई भी थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा है तो पास हो जाए। क्या बनाया गया था कि जो भी ऑब्जेक्टिव पहले जो कम पूछा जाता था उसको बढ़ा करके पूरा, अगर जैसे 100 नंबर के एग्ज़ाम है तो 50 ऑब्जेक्टिव पूछना है तो 100 ऑब्जेक्टिव दे दिए। क्या कि बच्चा इसमें से आसान देख करके जो जो उसको आसान लग रहा है उसको रंग दे, यानी उसमें से 100 में से खोजना है 50-50 अपने हिसाब से जो आसान है। सो कितना आसान है कि सीधे एकदम एक्स्ट्रा पूरा का पूरा दे रहे हैं 50 क्वेश्चन। उसमें से पहले क्या होता था कि जितना दिया उतना ही में से बनाना है, जो गलती होगा से गलती होगा। अभी कितना है कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 100 दिया जा रहा है, उसमें से आसान देख करके अपने हिसाब से बना लेंगे। सोचो कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ठीक।
अब हो सकता है सरकार का निर्णय आ जाए कि आज के बाद 100 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 100 ऑब्जेक्टिव वाला, उसको ख़त्म करते हैं। तब क्या होगा? अभी जब इतना आसान है फिर भी अगर इस तरीके से मतलब लापरवाही करके या बहुत लोग फेल हो जाता है, अगर वो वाला कर दिया जाए पुराना तो, और हो जाएगा क्योंकि कोरोना तो ख़त्म हो गया है, वो लाया गया था कोरोना के लिए, हो भी सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई चुनौती नहीं, क्या इतना आसान एग्जाम कि 50 बनाना ऑब्जेक्टिव, 100 दिया जा रहा है। उसमें से ये इशारा किया जा रहा है, क्योंकि समझदार है तो इशारा काफ़ी है कि बाबू इसमें से 100 को दिए हैं, 50 को हल्का हल्का आसान आसान देख करके और रंग दो। सोचो कितना आसान है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। सब्जेक्टिव में भी होता क्या है, जैसे मैथ का उदाहरण लो कि मैथ वाला में 2-2 नंबर वाला 15 को बनाना है और देता कितना है, 30 को। फिर से वही बात कि हम सीधे एकदम एक गुना, मतलब जितना बनाना उससे दुगना दे रहे हैं कि इसमें से हल्का हल्का देख लो अपने हिसाब से और बना लो। फिर 5 नंबर वाला में 4 बनाना रहता था, देता है कितना, 8 क्वेश्चन। फिर वही इशारा कि इसमें से देखना है कि कौन कौन हल्का है, 8 में से 4 अपने हिसाब से हल्का हल्का देख के कोई बना दो। सोचो कि 50-50% हर सेक्शन में क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और बताया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि जो तुमको अच्छा लगता है, जो आसान लगता है उसी को बनाना। सोचो कि कितना आसान। और पूरा का पूरा इंडिया में कोई भी बोर्ड या बिहार बोर्ड से जितना और कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो इतना आसान परीक्षा लेता है, इसलिए बिहार बोर्ड बहुत आसान है। अगर इस सिचुएशन में भी अगर तुम नहीं अच्छा कुछ कर रहे हो तो इतना बुरा हाल है कि समझो बुरा हाल है, मतलब बहुत गलत बात है कि इतना आसान पेपर कि इतना इस हिसाब से पूछ रहा है, उसमें भी बहुत कम नंबर या बहुत मतलब समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें भी डर लग रहा है कि बाप रे बहुत पेपर देना है, इतना आसान है। ठीक, तो पहले तो हम समझ गए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से बस फील करना है कि अरे वाह इतना आसान है। अगर और ये भी इसके लिए भी तैयार रहो कि अगर 100 जो पूछता है उसमें से अगर 50 हटा भी दे तो हम ठीक कर लेंगे। लेकिन बहुत लोग इसमें डरने लगता है कि ना ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है, चैलेंजें नहीं है, कह सकते हैं कि कोई हमारे लिए कठिन ही नहीं है कि मतलब उसको क्या बोलते हैं कि रास्ता में एक जो भी, चलो ठीक, मतलब चुनौती नहीं है, बहुत आसान पेपर है। टारगेट, अब तुम्हारा टारगेट ही है 2026 में, तो उसके हिसाब से सिलेबस को जान लेंगे, उसका पैटर्न जान गए और अपना तैयारी रणनीति बना लेंगे, एग्ज़ाम का लेवल भी जान गए कि कितना आसान है। ठीक, अब अगले जो वीडियो कभी आएगा तो इस वीडियो में हम क्या बात की, जल्दी से सोच लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बस बताने की कोशिश की कि देखो कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, कोई भी बड़ा से बड़ा यूपीएससी लेवल का या छोटा से छोटा बोर्ड का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का एक ही तरीका होता है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न जानो कि कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सब्जेक्टिव पूछता है, या कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना सब्जेक्टिव पूछता है, किस हिसाब से पूछता है, सबको जान गए, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न जान गए कि किस हिसाब से पूछता है। फिर जान गए कि हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ सिलेबस है। जैसे आर्ट्स वालों का अपना सिलेबस है, तुम लोग का ये तो अपना चूज कर ही लिए हो कि हमको ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, उसको भी जान लेते हैं कि इसमें से कौन कितना नंबर का पूछता है, कितना पासिंग मार्क्स है, यानी सिलेबस को अच्छे से गहराई से जान जाएंगे। और उसमें भी जान जाएंगे कि इतिहास में कितना पढ़ना है, भूगोल में कितना पढ़ना है, होम साइंस में कितना पढ़ना है, हिंदी में कितना पढ़ना है, संस्कृत इंग्लिश में कितना पढ़ना है। सबका अपना अपना चैप्टर डिवाइड करेंगे कि अच्छा एक साल में इतना बुक है, इतना बुक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इस पर कमांड करना है, तब जा कर के एग्ज़ाम में यहीं से जो क्वेश्चन जो भी यहाँ से बनेगा उस वहाँ बना लेंगे। तो इस हिसाब से पहले अपना सिलेबस को एनालाइज कर लिए। ठीक, साइंस वालों के लिए तो पूरा का पूरा हमको लगता है कि इसमें पूरा वीडियो हो गया। प्रैक्टिकल वाला बात हर कोई जानता है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 70 नंबर का ये दोनों एग्ज़ाम होगा। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा और 35 बनाना है तो 35 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 70 में से चुन करके 35 अपने हिसाब से आसानी से बनाना है। ठीक इसी प्रकार से 70 नंबर का होम साइंस होगा तो 70 नंबर में से 35 आसान देख करके बना देना है। यानी एग्ज़ाम का हम अपना सिलेबस को देख लिए, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिए और इसी हिसाब से पूरे एक साल प्रत्येक दिन 4 घंटा 5 घंटा घरे बैठ करके पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को ठीक कर लेंगे। समझ में आया बात? तो ये पूरा बात हम आज ये किए। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि अब किस हिसाब से स्टार्ट करने से पहले कितना आना चाहिए, और किसी को फिजिक्स का है नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री का क्यों नहीं समझ में आ रहा है,
बायोलॉजी क्यों नहीं समझ में आ रहा है या इतिहास भूगोल किस हिसाब से पढ़े, स्टार्टिंग करने से पहले कितना आना चाहिए ताकि उसको समझ में आने लगे, वो बात कर लेंगे। बस इतना वीडियो में, इतना बात में, इतना देर में बस एक ही चीज़ समझाने का, जो कि सब लोग जानता भी होगा। समझाने की कोशिश की कि एक बार देख लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है कितना आसान है और तुम्हारा सिलेबस क्या है। इसके हिसाब से अब अपने दिमाग लगाओ कि हमको कैसे एक साल में ठीक करना है। एक बात यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज, इंग्लिश क्या करोगे। जैसे हम कुछ का बात करें, जो रफियन पढ़ने चल जा रहा है वो तो पढ़ लोगे, और घरे जैसे मेरे साथ हो गए, तुम अगर नहीं जा रहे इंग्लिश पढ़ने तो इंग्लिश में कैसे कुछ हो सकता है। तुक्का कैसे मार के कोई 30 कर लेगा सही, और क्यों हमको 30 करना है, 100 नंबर का है 30 के लिए, मतलब तुक्का लगा के कोई इतना नहीं कर सकता, बाई चांस हो सकता है। तो ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। हिंदी एक चैलेंज है, कहाँ से पढ़ोगे, कौन सा कोर्स में भी पढ़ने का एक तरीका होता है कि फ़ोन का एक दिक्कत है कि फ़ोन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। एक और भी है कि फ़ोन से पढ़ने का सबका आदत नहीं होता है, कैसे पढ़ा जाता है वो धीरे धीरे करके हो जाता है। अगर कम से कम एक साल में ये सारा भी करते रहती तो ये चीज़ कम से कम सीख जाती कि कोर्स खरीदे और पढ़ लिए। लेकिन ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश किए कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका यही एक तरीका है कि सिलेबस जानो, पैटर्न जानो और उसके हिसाब से अपना रणनीति बना लो कि कैसे इसको ठीक करना है। इस वीडियो में बस इतना ही बताएं, जो जानते होगा, नहीं जानते तो इस बात को एक बार और सुनना कि हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात था और इसमें हम बताने की कोशिश किए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं था। तो अगर लग रहा हो कि तो हम पहले से जान रहे थे तो कोई बात नहीं, जो भी समय लगा उसके लिए चलो ठीक है। अब इसके बाद से 1-2 वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ बात करेंगे, जैसे स्पेशली हो सकता है निषाद के लिए जाए कि उसमें हम कैसे इतिहास को, मतलब कुछ बात बताएं कैसे अब पढ़ना है। ठीक, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।